गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुहासिला आपको बीएससी की फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी की फुल फॉर्म क्या पहले ये ध्यान रखना है, बैचलर ऑफ साइंस। उसमें जो अपना पार्ट है फिजिक्स का, फिजिक्स के अंदर 3 किताबें हैं, यानी 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला पेपर है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, जो अपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। 11वीं की जितनी भी फिजिक्स है लगभग इसके अंदर आ जाएगी मैकेनिक्स में। इसके बाद में 2 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, जो अपने पढ़ा है 12वीं के अंदर। 12वीं के अंदर ये मान लो आप लेसन फर्स्ट से लेकर 8-9 नंबर लेसन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दूसरी किताब के अंदर है। और तीसरी जो अपनी किताब है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, बहुत ही आसान आपको अच्छे ढंग से करवाई हुई है। ऑप्टिक्स 12वीं क्लास में आई थी, जिसमें अपने 2 ही चैप्टर थे, 11वां और 12वां, बहुत ही आसान। पहला जो पेपर है वो है 34 नंबर का, 34 नंबर का है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरा जो पेपर है वो है 33 नंबर का। तीसरा जो पेपर है ये भी 33 का है। टोटल 100 नंबर के ये 3 पेपर हैं। तो पहला पेपर क्या है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, और थर्ड है ऑप्टिक्स। 3 किताबें आपके लगेगी। विशेष बात, मैथ वालों के लिए फिजिक्स लगेगी, बायोलॉजी वालों को फिजिक्स नहीं पढ़नी है, उनका सब्जेक्ट नहीं होगा ये। बायोलॉजी में 3 ही सब्जेक्ट है, CBZ, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स उनके हट जाएगी। एडिशनल कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। और मैथ वालों के लिए कंपलसरी है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी फिजिक्स आपके चलती रहेगी। तो फिजिक्स की 3 किताबें हैं, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं पहली किताब, और ये मैकेनिक्स, जो 11वीं से संबंधित है। इसमें अपने एक टॉपिक लेंगे आसान सा, इजी सा एक टॉपिक ले रहे हैं अपने, रिग्ड बॉडी। 3rd यूनिट है रिग्ड बॉडी, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था 11वीं क्लास में, बहुत ही आसान सा है, पूरी यूनिट है इसके अंदर, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। दृढ़ पिंड क्या है? प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, अगर उन पर अपने बाह्य बल लगाएं तो उनकी आकृति या आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जिनकी आकृति या आकार में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, दृढ़ पिंड कहलाएगा। जैसे मान लो ये दीवार है, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, क्या इसकी शेप में कोई परिवर्तन होगा? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, दृढ़ पिंड है। इसलिए प्रकृति में रबड़ को छोड़कर सभी पिंडों को दृढ़ पिंड माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि प्रकृति में रबड़ को छोड़कर सभी पिंडों को दृढ़ पिंड माना जाता है। ये आपको याद रखना है। परिभाषा क्या बनेगी, बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं हो तो वो पिंड क्या कहलाएगा, दृढ़ पिंड कहलाएगा। मेन बातें आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में 2 नंबर अपने पॉइंट इसके अंदर अपने पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, CM, सेंटर ऑफ मास। किसी पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। एक फिक्स पॉइंट पर द्रव्यमान क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, केंद्रित रहेगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो आसान सी परिभाषा है, 2 परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। किसी पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। या पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। याद हो आपको, इस प्रकार से अपने एक डायग्राम बनाया था 11वीं क्लास में कि ये एक पिंड है अपने पास, इस पिंड में बहुत सारे बिंदु है। जैसे मान लो एक बिंदु ये मान लिया अपने, बहुत सारे कण है, सॉरी,
अलग अलग कणों से ये पिंड मिलकर बना हुआ है। एक कण ये मान लिया, दूसरा ये है। यहाँ पर अपने इसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है O बिंदु। ये M1 द्रव्यमान वाला कण है, ये M2 वाला है, ये है M3 वाला। सबकी दूरी अलग अलग है, सेंटर से R1 दूरी है, R2 दूरी है, R3 दूरी। ये वेक्टर के रूप में होगी, सदिश के रूप में होगी, क्योंकि कंडीशनल वेक्टर है, ये स्थिति सदिश है। तो इनके अपने योग करें इस प्रकार से, तो यह आएगा M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश प्लस M3 R3 सदिश प्लस डैश डैश, बहुत सारे कणों से ये पिंड मिलकर बना हुआ है, तो प्लस आ जाएगा MN RN सदिश इजकल टू 0। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इजिकल टू 1 से लेकर N MI RI सदिश इजकल टू 0। I का मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियल। आपने प्रारंभ कहाँ से किया है, कहाँ से कण को अपने प्रारंभ कर रहे हैं, यानी पहले सबसे पहले कौन सा कण लिया अपने, 1 लिया है, 1 नंबर लिया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, डैश डैश n तक चलेगा। जैसे मान लो 1000 कण है तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का आपने योग किया है, जो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो किसी पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। दो परिभाषा है, बहुत ही आसान सी है, दोनों आपको याद रखनी है। किसी पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, या पिंड के अंदर वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसके बाद अपने आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो मेन बातें ना चैप्टर के अंदर वही मैं आपको बता रहा हूँ बस, उसके बाद अपने डिटेल से शुरू करेंगे कि टॉपिक पढ़ेंगे अपने। तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं जो चलेगा काफी लंबा, बहुत ही आसान सा है। इन श्रिया जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण I से रिप्रेजेंट करेंगे इन श्रिया। जड़त्व क्या है, जड़त्व का मतलब यह है कि जैसे मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, या मान लो मेरे पास ये पेन है, ये पेन एक मेज पे पड़ा हुआ है, पड़ा ही रहेगा कब तक, जब तक अपने उसको उठाएंगे नहीं, बल नहीं लगाएंगे, यानी अपने स्थान पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु का ये गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। अब जो जड़त्व है वो 3 प्रकार का होता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ये सब अपने पढ़ चुके हैं पहले 11वीं क्लास में। तो ये आपको नॉर्मल याद रखना है कि जड़त्व क्या है, कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु का ये गुण होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। अब यहाँ पर है जड़त्व आघूर्ण, बहुत ही आसान सा है, बहुत ईजी है। एक बार आपको मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से टॉपिक ले रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण को अपने इस प्रकार से समझेंगे, मान लो अपने पास ये एक पिंड है और इस पिंड में बहुत सारे कण हैं। जैसे मान लो मैंने चौक ले रखा है, इसमें बहुत सारे कण हैं। जैसे मैं चौक को चला रहा हूँ, कुछ कण यहाँ चिपक के कुछ हवा में उड़ रहे हैं। तो प्रकृति में जितने भी पिंड होते हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर अपने एक पिंड लिया है और पिंड का ये अक्ष है XY, इसके सापेक्ष जो पिंड के कण होंगे वो रोटेशनल घूमेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक कण है जिसका मास है M1, घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है R1। इसी प्रकार यहाँ पर एक कण है जिसका मास है M2, दूरी कितनी है R2। इसी प्रकार यहाँ पर एक कण है जिसका मास है M3, दूरी कितनी है R3। डैश डैश डैश, यहाँ पर एक कण है जिसका मास Mn है और अक्ष से दूरी है Rn। तो ये हो गया पिंड। अब जड़त्व आघूर्ण है क्या, यहाँ पर जो पिंड है, प्रकृति में जितने भी पिंड होते हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष कौन सा है, ये है XY, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, आपको याद आ गई होगी। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण को अपन किससे लिखेंगे, I से। इस पूरे पिंड का जड़त्व, इस पूरे पिंड का मास कितना है, M है। घूर्णन अक्ष से दूरी अपने ले लेते हैं R। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान
और गुणन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा, यानी आई बराबर क्या होगा, mr² होगा। अगर यहां से अपने इसका मात्रक निकालें, यूनिट निकालें, तो मास का जो यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम SI प्रति में, और दूरी की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अगर अपने इसकी विमा निकालें तो बहुत सिंपल है, m1 आ जाएगा, L2 और T0, ये इसकी विमा आ जाएगी। I बराबर m1 L2 T0। तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था, खत्म हुआ। इसके बाद अपने इसमें एक पॉइंट और पढ़ेंगे जो बार बार आएगा, जैसे जड़त्व आघूर्ण था उसी प्रकार है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसका साइन है टार्क्यू, टो से रिप्रेजेंट करेंगे अपने इसको। बल आघूर्ण क्या है, किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ बल आघूर्ण, उस पर लगने वाले बल और जो दूरी है, दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। किसी वस्तु का जो बल आघूर्ण होगा, बल का अक्ष के प्रति जो आघूर्ण है वो क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, यानी टार्क्यू इक्वल टू क्या होगा, F इंटू आर, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं RF। और इसका अगर अपने मात्रक निकालेंगे तो दूरी का मात्रक क्या आएगा, मीटर, बल का क्या आएगा, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, जो क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा। तो मात्रक क्या बन जाएगा, जूल। कौन सी पत्ती में, MKS में या SI पत्ती में। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, जूल। अब इसके अपने अगर विमा निकालें तो बहुत ही आसान सी है, विमा क्या बनेगी, m1 L2 T-2, ये विमा आ जाएगी। ये सिंपल मैंने आपको 4 बात बता दी। नंबर 1 था दृढ़ पिंड, 2 नंबर था सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर, 3 नंबर था अपने पास जड़त्व आघूर्ण, और 4 नंबर था बल आघूर्ण। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पर खत्म करते हैं, आगे कल अपने इससे आगे पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, कमेंट करना है। आपको ये बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक क्या है। जड़त्व आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक क्या है, आपको मात्रक लिखना है और कमेंट करना है। एक बार मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट मैकेनिक्स किताब है, यांत्रिकी। इसके बाद में ये थोड़ी सी बड़ी किताब है, पूरी 11वीं लगभग इसमें आ जाएगी। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो अपने 12वीं पार्ट पढ़ा है, लेसन नंबर 1 से लेकर 8-9 तक, कुछ उसमें से हटा दिया गया है, थोड़ा सा पार्ट है। ऑप्टिक्स थोड़ी बड़ी है, ऑप्टिक्स में अपने वहाँ पर बहुत कम पढ़ा था, यहाँ थोड़ा अपने ज़्यादा पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स यानी तीसरी किताब है। तो ये BSc की आपके 3 किताबें हैं, आप देख लेना इनको अच्छे ढंग से, और जो आपको करवाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहें, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद।